गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर मोमेंटम। कल तक हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया है, अब आता है लीनियर मोमेंटम। सेकंड लॉ की बेसिक सिस्टम है, तो सेकंड लॉ करने से पहले हमें मोमेंटम पता होना चाहिए। व्हाट इज़ मोमेंटम? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे P से, और P भी छोटे वाला इस तरह से लिखना, P इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जैसे ये पेन है, अब ये मास इसका कुछ होगा और कुछ वेलोसिटी से जाएगा, ये टकराया किसी चीज़ से, तो इसमें कुछ मोमेंटम था जिसकी वजह से इसने चोट पहुंचाई होगी। अब सपोज़ करो हमने कोई बड़ी सी पत्थर रख लिया, उस पत्थर को वेलोसिटी दी तो उसने चोट ज़्यादा पहुंचाई है। यानी मोमेंटम किसी चीज़ के अंदर ये देखते हैं कि फोर्सफुली जो सिस्टम जा रहा है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जैसे अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मास किलोग्राम में मापा जाता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इकट्ठा लिखना। अब इस मोमेंटम को समझो जैसा मैंने एग्जांपल देके समझाया है। देखो दो एग्जांपल ले लिए, कार और ट्रक। अब कार के अंदर हम मास मानते हैं 1000 kg, हल्की है। ट्रक 10,000 kg मान लेते हैं। वेलोसिटी मान लो ये भी 10 पर जा रही है, ये भी 10 पे जा रही है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 लाख किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम आ गया। मास इंटू वेलोसिटी, 1000 को 10 से करेंगे तो 10,000 आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब साफ पता है कि ये 10,000 है, ये 1 लाख है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा हुआ, इसका। तो यानी कि ये भी आप कह सकते हो कि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, यानी इससे डायरेक्टली रिलेट करेगा। ये मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे अगर ट्रक 10,000 का था, कार 1000 की थी, वेलोसिटी कार की 200 मीटर पर सेकंड है, जबकि ट्रक 5 से जा रहा है, स्लो है। तो आप देखो मास इंटू वेलोसिटी, 10,000 इंटू 5 50,000। ये 1000 का था पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 200, तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो अब कार का मोमेंटम ज़्यादा हो गया ट्रक के कंपैरेटिवली, हालांकि बड़ा तो ट्रक ही है। फिर कार का मोमेंटम कैसे ज़्यादा हो गया, वो इसलिए क्योंकि दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मास भी और वेलोसिटी भी। यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी इसके कंपैरेटिवली, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक तरीके से मोमेंटम देगा। क्लियर है? अब हम बच्चे करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल, विच इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉ ही वैसे तो इम्पॉर्टेंट है और तीनों ही डेफिनेशन वाइज पूछे जा सकते हैं। क्या है अब सेकेंड लॉ? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जिस दर से मोमेंटम चेंज होता है किसी बॉडी का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी कि जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से। ठीक है? अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चेंजेज भी उसी डायरेक्शन के अंदर होगी। जैसे मान ले सामने से कोई बोर आ रही है, मैंने फोर्स इस तरह से दिया, यानी इस तरह से मारा तो वो उधर ही जाएगी। मेरे ऊपर डिपेंड है कि जिस तरफ से फोर्स लगाऊंगा। सो दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट। इसको लिखने का ढंग आज पहली बार आप सीखोगे, रेट ऑफ चेंज dp/dt। dp/dt एक्चुअल में क्या होता है, d का मतलब ये समझ लो कि चेंज होता है, तो p दिया हुआ है चेंज इन मोमेंटम, और डिवाइड बाय t है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी जिस दर से किसी चीज़ के अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है उसे फोर्स के साथ रिलेट करते हैं, वो फोर्स की वजह से ही आया होगा। ठीक है? देखो अगर इन दोनों को रिलेशन में लाना है, क्योंकि अब इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो तभी आएंगे जब आपको ये रिलेशन पता होगा। ये टाइम नीचे है, फोर्स ऊपर है, तो समझ लो ये दोनों एक दूसरे से उलट है। यानी किसी चीज़ के लिए अगर टाइम कम लग रहा है तो ऑटोमेटिकली फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे दिया हुआ है। तो इस चीज़ से याद रखोगे तो आगे आपके सारी प्रॉब्लम सोल्व होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम
इसकी एप्लीकेशन पर जाने से पहले हम ये देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ कि मैथमेटिकल फार्मूला ये कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था u वेलोसिटी से जिसका मास है m, फोर्स की वजह से उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया, ऑब्जेक्ट तो वही का वही रहेगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से चला कोई ऑब्जेक्ट a से u वेलोसिटी पर चला, मास तो उसका m था, फोर्स उसके ऊपर लगने से वो b पॉइंट पर जब पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब इस काम के लिए लगा है टाइम t। तो अब मोमेंटम देखते हैं कि इस पॉइंट पर a पर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी mv, b पर मोमेंटम क्या है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी mv। अब चेंज इन मोमेंटम का सिस्टम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज जब भी आता है इसका मतलब बाद में कितना हुआ माइनस पहले कितना हुआ। तो mv फाइनल है यानी बाद में हुआ, ये पहले हुआ, तो mv माइनस mu लिखा गया। ये चेंज इन मोमेंटम है यानी कितना फ़र्क पड़ा। अब इस चेंज के आगे लिख दिया वर्ड रेट, रेट ऑफ चेंज इन। जैसे ये रेट वर्ड लिखा तो इसके नीचे डिवाइड बाय टाइम हो जाता है, जैसे अभी आपको ऊपर भी समझाया था। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा mv माइनस mu बाय t, और ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को शॉर्टकट में हम लिखते हैं dp बाय dt। तो ये डेरिवेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की, ठीक है। इसको शॉर्टकट में इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जैसे अभी हमने लिखा चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी mv माइनस mu बाय t। अब फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स आपने अभी देखा मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से m कॉमन ले लिया तो v माइनस u बचेगा डिवाइड बाय t, और v माइनस u डिवाइड बाय t फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन a के। तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूमेरिकल के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एप्लीकेशंस यानी जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वो इसकी वजह से। ठीक है बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।